हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। तो चलिए, आप भी टाइम नहीं लगा 2 दिन से, तो आज हम सभी लोग नाइट में आपके क्लास को कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही आपके पास एक क्लास पहुँचेगा आप ज़ोर शोर से तैयारी करेंगे, क्योंकि परीक्षा आपके सामने है और आपकी परीक्षा जस्ट बिल्कुल आपके करीब है और परीक्षा बिल्कुल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना समय बचा हुआ है आपकी परीक्षा में। तो इसलिए आप बेहतर से तैयारी करिए, बिल्कुल आराम मत करिए और जब भी आपको टाइम मिले, जहाँ से भी मिले, जिस भी माध्यम से मिले, आप अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए, तो आज मैं आपके साथ हूँ और मैंने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में, आपको पता है भारत में जो हमारा राष्ट्रवाद था, जिसमें भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, तो उसका कुछ हम घटनाक्रम पढ़े थे और वो घटनाक्रम हम सभी लोग 1905 से शुरुआत किए थे और एक 1885 भी पढ़े थे और 1905 से लेकर 1922 तक पढ़े थे। तो वहीं पर हम लोगों ने उसको स्टॉप किया था और आज हम 1922 से स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से कहना चाहूँगा बच्चों, इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, ताकि जितनी भी क्लासें पढ़े तुरंत आपको पता चल जाए। और यदि आपके जान पहचान में कोई भी पढ़ने वाला बच्चा हो तो आप भी उसको चैनल के बारे में बताएं, शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास से वंचित ना रहे। तो चलिए बच्चों, हम समय ना लेते हुए सीधा क्लास में चलते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल का नाम है अपना गुरुकुल बाई विनय सर। तो आप सभी के जुबान पर शायद ये नाम छा गया है। तो चलिए हम सभी लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो क्लास आज हमारी आपकी शुरू होगी 1923 से शुरू होगी। चलिए ध्यान से देखेंगे, 1923 में सबसे पहले एक पार्टी का गठन हुआ था और बहुत पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो शायद आप सभी को पता चल गया होगा, 1923 में जो गठन हुआ था वो हुआ था स्वराज पार्टी का गठन। किसका? स्वराज पार्टी का गठन। अब देखेंगे किसने गठन किया था। तो गठन करने वाले 2 व्यक्ति थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले थे मोतीलाल नेहरू। क्या थे? मोतीलाल नेहरू। सबसे पहले गठन करने वाले व्यक्ति का नाम मोतीलाल नेहरू और दूसरे व्यक्ति का नाम था सीआर दास। क्या नाम था? सीआर दास। वो सीआर नहीं, आप ध्यान से देखेंगे, चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास थे, जो 2 व्यक्तियों ने मिलकर इस स्वराज पार्टी का गठन किया। बहुत पूछा जाता है, वो ध्यान से देखेंगे, चित्तरंजन दास और कौन है? मोतीलाल नेहरू। तो सीआर दास, आप ये ध्यान से देखेंगे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इस स्वराज पार्टी का गठन किया। आगे ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, ये आप ध्यान से देखेंगे कि स्वराज पार्टी का गठन तो हो गया, लेकिन हमारी जो कांग्रेस थी इसका अधिवेशन हर वर्ष चल रहा था। और आप सभी लोग ये ध्यान से देखेंगे, अधिवेशन तो हर वर्ष होता था और मैंने बताया था एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में। तो आप सभी को पता है नागपुर का अधिवेशन और कलकत्ता का अधिवेशन, जिसमें नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पास किया गया था। क्लियर हो गया? तो चलिए एक बार जल्दी जल्दी हम सभी लोग रिपीट करते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और 1907 में कांग्रेस का सूरत का अधिवेशन हुआ, जहां पे नरम दल और गरम दल अलग हो गए। तो आगे देखेंगे 1911 में दिल्ली दरबार लगता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के लिए, उसके ऊपर बम फेंका जाता है दिल्ली चांदनी चौक पर रास बिहारी बोस द्वारा, वो बच जाता है और दिल्ली दरबार लगता है। उस समय भारत की राजधानी कोलकाता होती है और वो जब दिल्ली दरबार लगता है, पहुंचता है, तो वो दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा करता है। 1912 में भारत को दिल्ली की राजधानी बना दिया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी स्वदेश लौटते हैं और इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है और जो नरम दल गरम दल अलग हो जाते हैं उनको एक कर दिया जाता है और अंबिका चरण मजमूदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। और 1916 में ही होम रूल लीग का स्थापना होता है, जो कि कौन कौन करता है? आपके एनी बेसेंट करते हैं और बाल गंगाधर तिलक करते हैं। 1916 में ही गांधी जी अपने रहने के लिए साबरमती आश्रम बनाते हैं और 1917 में गांधी जी का भारत में सबसे पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। और बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन क्या था। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था, जो नील की खेती से संबंधित था। किसान जो अंग्रेजों से परेशान थे नील की खेती से, गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन से इसको छुटकारा मिल जाता है। 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है, 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। 1919 में आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, क्योंकि रौला टकटाता है, ना अपील ना वकील ना दलील, बिना किसी वारंट के 2 साल की सजा सुना दी जाती है। इसी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है पंजाब के अंदर।
अंदर। अब उसके बाद 1920 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन पास होता है और ये 2 साल तक बहुत अच्छे से चलता है। नागपुर अधिवेशन में पास होता है और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक जुलूस निकलता है जिसका विरोध अंग्रेज पुलिस वाले करते हैं। भीड़ उन्हीं पर हमला करती है, जिसके बावजूद जो भीड़ होती है अंग्रेजों को थाने में बंद करके जबरदस्ती उनको जिंदा 22 लोगों को जिंदा जला देती है और वहीं से गांधी जी असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लेते हैं। तो यहीं तक हम सब लोग पहले पढ़े थे और आज शुरू किए हैं 1923 का स्वराज पार्टी का गठन। कौन कौन किया? मोतीलाल नेहरू और CR दास, इन 2 व्यक्तियों ने इसका गठन किया। चलिए ध्यान से देखेंगे, 1923 हो गया। अब इसके आगे हम सभी लोग पहुंचते हैं। इसके आगे कहां जाएंगे? तो 1923 के बाद जस्ट हम लोग आ जाते हैं 1924 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1924 का। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। क्या हर वर्ष नहीं हो रहा था? हर वर्ष हो रहा था, लेकिन ये एक कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता खुद गांधी जी ने की थी। किसने किया था? गांधी जी ने की थी। किसकी अध्यक्षता? इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता। कहाँ का अधिवेशन था? तो ध्यान रखेंगे, कर्नाटक का अधिवेशन था और जहां पर हुआ था उसका नाम था वेलगांव। क्या नाम था? वेलगांव। तो अगर आपसे पूछा जाए एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता खुद महात्मा गांधी ने किया था तो कर्नाटक का वेलगांव का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। क्लियर हो गया? किस ईस्वी में? 1924 ईस्वी में। कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने कर्नाटक वेलगांव की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? तो 1924 में की थी। चलिए आ जाते हैं 1925 पर। तो आप ध्यान से देखेंगे, तारीख थी 9 अगस्त। ध्यान से देखिएगा, तारीख थी 9 अगस्त 1925 को। यही वो तारीख थी जब क्या हुआ था? काकोरी। काकोरी कहाँ है? आप सभी लोग जानते हैं, लखनऊ के पास। अब लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ के पास ही काकोरी, क्या? काकोरी नामक स्थान पर जो अंग्रेजी ट्रेन होता है, अंग्रेजी खजाना ट्रेन में होता है, उसको किसने लूट लिया? भारतीय क्रांतिकारियों ने लूट लिया। ध्यान से देखेंगे, 9 अगस्त 1925 को अंग्रेजी खजाने से लेकर आ रही ट्रेन को भारतीय जो क्रांतिकारी होते हैं वो लूट लेते हैं और इसे बोला गया काकोरी ट्रेन डकैती। क्या नाम दिया गया? ध्यान से देखेंगे, काकोरी ट्रेन डकैती। ध्यान से देखिए, ये डकैती शब्द आ गया, ऐसा लग रहा है बहुत गलत किया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की समय की बात थी तो इसलिए उन्होंने बोला काकोरी ट्रेन डकैती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए अब इसका नाम कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था, अंग्रेजों को खजानों को लूटे थे, कोई बुरा काम उन्होंने नहीं किया था। तो इसलिए अब इसका नाम बदल कर दिया गया है। ध्यान से देखेंगे, अब इसका नाम जो किया गया है वो किया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या? एक्शन, यानी कुछ अच्छा काम उन्होंने किया है, इसलिए अब इसका नाम क्या हो गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। लेकिन पहले इसका क्या नाम था? काकोरी ट्रेन डकैती। अगर आपसे पूछा जाए काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था तो आप बोलेंगे 9 अगस्त 1925 को। इसमें क्या हुआ था? अंग्रेजी खजाने से ला रही जो ट्रेन होती है, जो अंग्रेजी खजाने को ला रही होती है, उसको भारतीय क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक स्थान पर लूट लेते हैं जो कि लखनऊ के पास है। क्लियर हो गया? तो चलिए ध्यान से देख लेंगे और आप उतार लेंगे। आगे में हम लोग चलते हैं। अब आगे चलते हैं, 1925 की बात हो गई। अब हम 1926 को छोड़कर 1927 पर जाएंगे क्योंकि कुछ ऐसे सन हैं जिसकी घटना बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना। इसके बाद हम सभी लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और अच्छा 70 में हम सभी लोग 65 नंबर लेके आने वाले। तैयार हैं? आप मेरे साथ 1 महीना अच्छे से मेहनत करिए, 100% आपका अच्छे मार्क्स आएंगे। 1927 देखेंगे। 1927 में क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा, पेपर में 100% छपने वाला प्रश्न। एक चीज ध्यान से देखिएगा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। क्या हुई? रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। अब ध्यान से ये देखेंगे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है 1927 में, लेकिन बड़े सारे बच्चे कर देते हैं 1928। क्या कर देते हैं? 1928। लेकिन ऐसा नहीं है, 1927 में ही इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है और ये भारत, यहां से देखेंगे साइमन भारत आता है। कब आता है?
1928 में, लेकिन इसकी रिपोर्ट कब आती है? 1927 में। और ध्यान से देखेंगे, और इसी समय जब साइमन भारत आता है मुंबई स्टेशन पर, तो वहां पर इसका विरोध किया जाता है। क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। और इसके विरोध में जो क्रांतिकारी नेता होते हैं, जिनका नाम होता है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हैं। और विरोध करने के बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। लाठीचार्ज में घायल हो जाते हैं। कौन घायल हो जाते हैं? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय की 1928 में ही मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किस व्यक्ति की? लाला लाजपत राय। कौन थे? ये भारतीय क्रांतिकारी एक नेता थे। और इनको मृत्यु कैसे होती है? जो साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज होती है, और उसी में लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्लियर हो गया? ध्यान से देखेंगे, सभी घटना को आपको जानना बहुत जरूरी है। अब एक चीज हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई, तो आप बोलेंगे 1927 में। यदि आपसे पूछा जाए साइमन कमीशन भारत कब आया, तो आप बोलेंगे 28 में। ये खुद भारत पहले नहीं आया, पहले इसकी रिपोर्ट आई, और जब रिपोर्ट आने के बाद जब ये आया तो 1928 में खुद आता है। और आता किस लिए है? ये भारत के नियमों कानूनों को चेक करने और सुधार करने आया था। अब ये सवाल आता है कि लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे? क्या कर रहे थे? इसका विरोध क्यों कर रहे थे? ध्यान से देख लेंगे, ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई, लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे। तो आप ये ध्यान से देखिएगा, इसका सबसे बड़ा कारण था, जो इसका विरोध कर रहे थे, इसका सबसे बड़ा कारण था, इसकी रिपोर्ट में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और सातों के सातों अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। भारत के लोगों का कहना था कि इसमें कोई एक भारतीय होना चाहिए, जिससे हमें यह पता चल सके कि उस रिपोर्ट में क्या बन रहा है, कौन सा नियम बन रहा है, कौन सा कानून बन रहा है, हमें ये क्लियर हो सके। उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था, क्योंकि इस रिपोर्ट में 7 सदस्य थे, और सातों के सातों कौन थे? अंग्रेज थे। क्लियर हो गया? इसकी रिपोर्ट 1927 में आती है, और 1928 में खुद भारत आता है, और आने के समय इसका विरोध किया जाता है मुंबई पर, जहां पे ये आता है। और लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारी नेता की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। और इसका विरोध इसलिए होता है क्योंकि इसके रिपोर्ट में 7 सदस्य होते हैं, और सातों के सातों कौन होते हैं? अंग्रेज होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सभी प्रश्न को एक बार अच्छे तरीके से आप ध्यान से देखेंगे, और आपको इसको तैयार भी करना है। तो चलिए, हम लोग बात कर चुके हैं 1927 और 1928 में। अब इसी बीच में ध्यान से देखेंगे 1929 आ जाता है, और कांग्रेस का, मैं फिर से बता रहा हूं, कांग्रेस का अधिवेशन हर वर्ष होता है, लेकिन कुछ अधिवेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं उनको बीच में करा दे रहा हूं। तो इसलिए आप ध्यान से देखेंगे 1929 का कांग्रेस का ही अधिवेशन होता है। क्या होता है? कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो वो होता है लाहौर का। कहाँ का? लाहौर का। और लाहौर कहाँ पड़ता है आज? पाकिस्तान में। अब ध्यान से देखेंगे, लाहौर का अधिवेशन उस समय भारत में ही था, बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत में ही था। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं जब देश 1929 में, जब देश अंग्रेजों से गुलाम था, तो लाहौर का अधिवेशन होता है, और उसकी जो अध्यक्षता करते हैं, क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं, वो करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत गौर से देखेंगे। 1929 का कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। किसकी? पूर्ण स्वराज, यानी हमें अपना देश आजाद चाहिए ही चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई, तो आप ये ध्यान से देखेंगे, लाहौर का अधिवेशन था, 1929 का अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान से देखेंगे, 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर का, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं, और पूर्ण स्वराज की इसकी मांग करते हैं। क्लियर हो गया? और वो नदी कौन सी होती है ये भी ध्यान से देखेंगे, रावी नदी के तट पर। कहाँ? रावी नदी के तट पर। और
ये अधिवेशन होता है संपन्न और पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। क्लियर हो गया। इसकी कहानी बहुत आगे तक है, ये ध्यान से देखेंगे। जब इसका अगला संडे आता है तो स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है और ये स्वतंत्रता दिवस भारत आजाद होने के समय तक मनाया जाता है। बहुत आगे इसमें कहानी है, किसी दिन टाइम मिलेगा तो जरूर बताएंगे। अब 1929 आ गया। अब बात करते हैं 1929 में ही अंग्रेजों ने क्या कर दिया, थोड़ा सा और मुश्किल कर दिया भारत के लोगों के साथ। क्या ऐसा कर दिया, इतना सारा रूल नियम तो लगाए ही थे, उन्होंने एक रूल और लगा दिया, एक कर लगा दिए और वो कर लगाए नमक पर। किस पर लगा दिए? नमक पर। अब नमक बनता कहाँ पे है? समुद्र में बनता है। और समुद्र कहाँ पर है? हमारे भारत के जस्ट तीनों तरफ है। तीन तरफ कैसे? आपको पता है, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। ध्यान से देखिए, अगर ये हमारा भारत है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इधर पूरा, इधर अरब सागर है, इतना अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और ये पूरा हिंद महासागर है। ध्यान से देखिए, यहाँ से ले करके ये जो मैं कर रहा हूँ, इतने सारे भारत के राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। ध्यान से देखिए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं और इनमें से सबसे ज्यादा इधर नमक बनाया जाता है। क्लियर हो गया। तो अंग्रेज बोले कि अब जितने लोग नमक बना रहे हैं उनको भी कर देना है। कर माने इसके बदले सरकार को टैक्स चुकाना है, पैसे देने हैं नमक बनाने के लिए। क्लियर हुआ। तो इसका विरोध होने लगा। अब जरा सा देखिए, अंग्रेज इसको भी नहीं छोड़े और इस पर भी बोले कि हमें कर चाहिए। 1930 में गांधी जी अंग्रेजों को जवाब देने के लिए, ध्यान से देखिए, 1930 था, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। 1930 में गांधी जी इसको तोड़ने के लिए, इस नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक जो कर था, नमक कानून तोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, कौन सी मार्च? दांडी मार्च शुरू करते हैं। दांडी मार्च शुरू करते हैं। अब सवाल आता है क्यों शुरू करते हैं? ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और पांचों के पांचों एक से ही रिलेटेड मिलेगा और हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू करते हैं और शुरू करते हैं 12 मार्च 1930 को। कब करते हैं? 12 मार्च 1930 को ये यात्रा शुरू होती है। और कहां से शुरू होती है? तो साबरमती से शुरू होती है। अब बड़े सारे बच्चे, इससे मानचित्र का भी क्वेश्चन मिलेगा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी, तो बड़े बच्चे दांडी नाम सुनकर के दांडी को सही करते हैं, लेकिन शुरू किए थे साबरमती से। अब 12 मार्च 1930 को शुरू किए और 6 अप्रैल 1930 को दांडी, कहां पर? दांडी पर समाप्त होती है। दांडी पर समाप्त होती है। और ये दांडी कहां पड़ता है? ये भी गुजरात में है। और साबरमती कहाँ पड़ता है? ये भी गुजरात में है। तो ध्यान से देखेंगे, ये यात्रा कुल 24 दिन की यात्रा थी, 24 दिन की पैदल यात्रा थी और 78 सहयोगी उनके साथ थे, 78 सहयोगी उनके साथ थे और 240 किलोमीटर की ये यात्रा थी, इससे भी ज़्यादा थी। यानी ये जो यात्रा थी इसमें कुल 24 दिन लगे और 24 के 24 दिन पैदल चला गया। साबरमती से दांडी तक 240 से भी ज़्यादा किलोमीटर की दूरी थी और 70 से भी प्लस ज़्यादा लोग इनके साथ थे। तो इन्होंने दांडी मार्च शुरू किया साबरमती से लेकर दांडी तक और फाइनली दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को। दांडी पहुंचकर गांधी जी समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं और इस कानून का उल्लंघन करते हैं और करने के बाद वहीं से एक आंदोलन शुरू करते हैं और उस आंदोलन का नाम होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान से देखिए कितने प्रश्न हो गए, ध्यान से देखिए आप सभी लोग।
प्रश्न आपसे बोर्ड में पूछा जाता है कि गांधी जी के दांडी यात्रा का वर्णन कीजिए, तो ये भी आपको मिल गया। गांधी जी का दांडी यात्रा करने का मकसद नमक कानून को तोड़ना था और गांधी जी इस यात्रा को 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती से शुरू करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पर पहुंचकर वहां पे समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं और इस कानून का उल्लंघन करते हैं। ये 24 दिन की पैदल यात्रा थी, 78 सहयोगियों के साथ 240 किलोमीटर से भी ज्यादा यात्रा थी। क्लियर हो गया दांडी यात्रा। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को वर्णन कीजिए या सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताइए, तो गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का मकसद था नमक कानून को तोड़ना और इसी आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, जो नमक कानून को तोड़ने के लिए साबरमती से दांडी तक की गई यात्रा थी और समुद्र के पानी से गांधी जी नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन करते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। क्लियर हो गया दोनों चीजें। मानचित्र का 2 प्रश्न इससे लेके जाइए। पहला प्रश्न, गांधी जी का वह स्थान जहां से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की, तो साबरमती। वह स्थान जहां पर गांधी जी ने दांडी यात्रा समाप्त की, दांडी से। क्लियर हो गया। एक प्रश्न और सुनिए, वह स्थान जहां से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, दांडी से। तो ये 3 ऐसे प्रश्न हैं जो मानचित्र में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, 1930 तक हम सभी लोग बात कर लिए। अब बात आ जाती है 1931 की। कब की बात है? 1931 की। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। 1930 तक सब प्रश्न को अच्छे से तैयार करना है और आपकी परीक्षा में 100% मिलेगा। क्लियर है? तो आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। बात करते हैं 1931 की। कब की? 1931 की, जब अंग्रेजी सरकार में इस चीज को बहुत ज्यादा देखा गया, तो ये बोला गया कि हम ठीक है गांधी जी से हम सभी लोग बात करते हैं। और गांधी जी से बात करने के लिए जो अंग्रेजी सरकार में गवर्नर था, कौन था? गवर्नर था। गांधी जी की उससे बैठक होती है और वो तारीख होती है 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। देखो, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और गांधी जी थे और अंग्रेज में था इरविन। कौन था? इरविन। ये बोला जाता है गांधी इरविन समझौता। ध्यान से देखेंगे, आपके प्रश्न में है और पूछा जाता है बहुत ज्यादा। गांधी इरविन समझौता क्या था, कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। ये किसके लिए था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड था। जो गांधी जी इस आंदोलन को चलाए थे, उसी को रोकने के लिए बुलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी से इसकी बात हुई 5 मार्च 1931 को। ये ध्यान से देखेंगे। इसी बीच में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जिनको पहले ही गिरफ्तार कर गया होते हैं तीनों लोग, और इनको फांसी की सजा सुनाई रहती है। तो सारे लोगों का, पूरे भारत में सभी लोगों की यही निगाहें होती हैं कि हो सकता है गांधी जी इरविन से बात करें और इनकी फांसी रुक जाए। सभी लोगों की यही निगाह थी। लेकिन ध्यान से देखेंगे, गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। अब ये ध्यान से देखेंगे, और इनकी फांसी की सजा निर्धारित थी 24 मार्च 1931 को। क्लियर से ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। 24 मार्च 1931 को इनकी फांसी की सजा निर्धारित थी और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को था। सभी लोग ये सोच रहे थे कि अगर गांधी जी ने इनकी फांसी के बारे में कुछ भी बोल दिया तो ये इरविन मान जाएगा और इनकी फांसी रुक जाएगी। अब इसमें गांधी जी ने 11 मांगे इरविन के समक्ष रखी। इरविन ने उसको स्वीकार कर लिया। ध्यान से देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित गांधी इरविन का समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। लेकिन भारत के लोग को लगता था कि यदि इरविन से गांधी जी कुछ भी समझौता करेंगे तो हो सकता है इनकी फांसी की सजा रुक जाए। सभी लोगों का भरोसा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि गांधी जी ने 11 मांगों इरविन के समक्ष रखा और इरविन ने उन 11 की 11 मांगों को स्वीकार कर लिया। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लेकर एक भी मांग नहीं थी उसमें। और यही बातें पूरे भारत के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान की, क्योंकि जब गांधी इरविन समझौता होकर जब गांधी बाहर आए और लोगों को जब ये बातें पता चली कि गांधी जी ने अपनी एक भी मांगों में इनकी मांगों का कोई भी उल्लेख नहीं किया था, इनकी फांसी सजा का कोई भी उल्लेख नहीं किया था, तो गांधी जी के पूरे देश में क्या होने लगे? पूरे देश में इनका विरोध होने लगा। गांधी गद्दार है, गांधी गद्दार है, गांधी जी गद्दार हैं। पूरे देश में इनके नारे लगने लगे। जितना लोग इनकी अच्छाइयाँ कहते थे वही लोग इनकी बुराइयाँ करने लगे। पूरे देश में इसका विरोध होने लगा।
समय नज़दीक आता गया, बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों को परेशानी लगी कि हो सकता है ये जेल में रखें, प्रॉब्लम हो जाए हमारी सरकार को। तो इसलिए ध्यान से देखेंगे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जब फांसी की सज़ा निर्धारित हुई है उससे पहले फांसी दे दी गई हो। फांसी की सज़ा निर्धारित थी 24 मार्च को, लेकिन अंग्रेजी सरकार डर कर इनको फांसी 23 मार्च 1931 को ही रात में फांसी दे देते हैं। रात में ही फांसी दे देते हैं। रात में ही फांसी दे देते हैं। ध्यान से देखिए, कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है ऐसा कि जो चीजें फांसी की सजा निर्धारित की गई हो उससे पहले कभी ऐसा हो जाए। लेकिन ऐसा किए अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज डरते थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बड़े सारे क्रांतिकारी नेताओं से डरते थे, इनको चाहने वालों से डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए हमारी सरकार गिर जाए। तो इसलिए उन्होंने 23 मार्च 1931 को ही इनको फांसी दे दी। और जब फांसी हुई तो पूरी तरह से गांधी के बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा, पूरे देश में विरोध होने लगा, काले झंडे दिखाए जाने लगे गांधी जी को, इनका पुतला बना के फूका जाने लगा देश के कोने कोने में। उसी बीच में 1931 में ही, ध्यान देंगे, इतना आप सभी लोग क्लियर कर लें, उसी बीच में 1931 को ही, ये ध्यान से देखेंगे, 1931 में ही एक अधिवेशन होता है, और वो अधिवेशन होता है कराची का अधिवेशन। कहाँ का? कराची का अधिवेशन। 1931 में ही कांग्रेस का कराची का अधिवेशन होता है, और उस कराची अधिवेशन में गांधी जी गए होते हैं। कराची अधिवेशन में 1931 का कराची का अधिवेशन, कहाँ का? कराची का। आज भी ये पाकिस्तान में है, लाहौर के पास कराची का अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। काले झंडे, इसलिए कि गांधी गद्दार हैं, इसलिए इनको दिखाए जाते हैं, और गांधी वहीं से लौटकर चले आते हैं। क्लियर हो गया? अब आप सभी लोग ये ध्यान से देखेंगे, सभी लोग इसमें अब ध्यान से ये देखेंगे कि इस अधिवेशन में गांधी जी नहीं आए, क्योंकि जब उनको काले झंडे दिखाए गए तो वहीं से वो वापस चले गए। तो वो अब सोचे कि अब मैं इस देश में कुछ भी ऐसा काम नहीं करूंगा, कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा, क्योंकि गांधी जी को लगा कि हमारा पूरा देश में विरोध हो रहा है और मेरी मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। गांधी जी अपनी जगह पे ठीक थे, जो लोग सोच रहे थे उनका भी सोचना ठीक था, क्योंकि उनका सोचना था यदि गांधी जी बातों को माने होते और इरविन के सामने रखे होते तो कुछ ना कुछ हल निकलता। लेकिन गांधी जी इसलिए नहीं रखे क्योंकि गांधी जी को लग रहा था कि यदि कहीं इरविन इनकी फांसी को देख ले, कोई भी ऐसा चीज देख ले, तो और जो चीजें हैं और जो हमारे कैदी हैं उनको रिहाई नहीं मिलेगी। इसी वजह से गांधी जी ने उनकी मांगों का कोई उल्लेख नहीं किया। तो दोनों लोग अपनी जगह पे सही थे। अब ध्यान से देखेंगे, 1931 का कराची का अधिवेशन हुआ। अब 1932 में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन पहुंच जाते हैं। अब 1932 में ही गांधी अंबेडकर समझौता होता है। ये भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, गांधी अंबेडकर समझौता होता है। बच्चों मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं, इसलिए आपको मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देंगे। 1932 में गांधी अंबेडकर समझौता होता है, और ये होता है पुणे के यरबदा जेल में। क्लियर हो गया? पुणे के यरबदा जेल में गांधी और अंबेडकर जी का समझौता होता है, जिसे बोला जाता है, ध्यान से देखेंगे, जिसे पूना पैक्ट बोला जाता है। कौन सा? पूना पैक्ट। कभी कभी ये पूछा जाता है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? तो ध्यान से देखें, पूना पैक्ट पर गांधी जी और अंबेडकर जी के हस्ताक्षर हुए। ध्यान से देखेंगे, आपके पेपर में भी ये पूछा गया प्रश्न है। क्लियर हो गया? अब आगे हम सभी लोग समझते हैं। 1932 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, बहुत करीब हैं, थोड़ा सा कुछ ऐसे घटना है उनको जल्दी हम सभी लोग पढ़ लेते हैं, और फिर अगला अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। 1935 की बात करते हैं। 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है, और आज भी ये अधिनियम बहुत ज़्यादा हमारे भारत में लागू है। भारत शासन अधिनियम आता है। कब की बात है? 1935 का। बड़ा सारा अधिनियम 1935 ही आज हमारे देश में लागू है। क्लियर है? अब बात करते हैं 1939 से 45 तक। अब ये इसलिए मैं लिख दिया 39 से 45 तक, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय
विश्व युद्ध होता है। अभी आपको मैं एक वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाला हूँ प्रथम विश्व युद्ध का, और आपके दिमाग में बैठ जाएगा और ये चीज़ें बहुत जल्दी आपको समझ में आने वाला है। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू होता है और 45 तक ये युद्ध चलता है। क्लियर हो गया। अब 39 से इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मनी होता है, जर्मनी बहुत ज़्यादा बदला लेने के लिए बहुत ज़्यादा इस युद्ध में बहुत अपनी ताकत को दिखाता है और बड़े सारे देश इसमें शामिल होते हैं। और उस समय ये हाल था कि इंग्लैंड जो था प्रथम विश्व युद्ध में, वो जर्मनी को सबसे ज़्यादा, इन दोनों के बीच बहस हुई थी, लड़ाई हुई थी। तो जो जर्मनी वाला था वो इंग्लैंड वालों को परेशान करके रख दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में, और भारत को यही मौका था, भारत को यही मौका था कि ऐसा कोई मौका हमें मिल जाए और हम लड़ाई लड़ दें ताकि हम जीत जाएं। क्योंकि जीतने का किसी से एक ही तरीका है, आप उसकी कमजोरी को जानें और उस कमजोरी पर वार करें। और सभी लोगों को ये लगता था कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसी भी तरह कूद जाए, सबको यही लगता था, कैसे भी करके कूद जाए, सब लोग मनाता रहता था, क्योंकि यही एक जर्मनी ऐसा देश था जो इंग्लैंड को जवाब दे सकता था। और यही हुआ कि जर्मनी इंग्लैंड के बीच युद्ध छिड़ गया और इंग्लैंड वालों को जर्मनी जो था, जर्मनी इंग्लैंड वालों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था, जहां पा रहा था वहीं मार रहा था, दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था। और जर्मनी के सामने इंग्लैंड वालों की हालत बेकार हो गई, बहुत बेकार हो गई, पूरी तरह से बेकाबू हो गया। इनका शासन व्यवस्था भारत में किसी भी प्रकार का, इनको इंग्लैंड से कोई मदद नहीं मिल रहा था, अपने देश से इन सैनिकों को मदद नहीं मिल रहा था, पूरी तरह से भारत में भी ये कमज़ोर पड़ गए। और यही एक ऐसा मौका था, उसी बीच में इंग्लैंड वालों को लगा कि हम भारत से मदद मांगते हैं और भारत हमारी तरफ से लड़ना शुरू कर दे। तो इन्होंने भारत को ही, अब इतना ध्यान से देखेंगे, इसी के आगे इसी पर हम बात करते हैं, तो हम सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इंग्लैंड जब दूसरे विश्व युद्ध में बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से, पूरी तरह से एकदम टूट चुका था, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो भारत से एक मदद मांगा, भारत क्रिप्स मिशन भेजा। कौन सा मिशन भेजा? क्रिप्स मिशन। किस लिए भेजा? मदद के लिए भेजा। ये पा है क्रिप्स, भारत क्रिप्स मिशन भेजा, और वो था 1942 में। कब? 1942 में भारत क्रिप्स मिशन कौन भेजता है? इंग्लैंड भेजता है, भारत से मदद मांगने के लिए, मदद के लिए वो क्रिप्स मिशन भेजता है और कहता है कि तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हें क्या करेंगे? आज़ाद कर देंगे। अरे सब लोग बोले ये तो बड़ा होशियार है, क्योंकि अंग्रेज का होशियारी सब कोई समझता था। सब लोग बोला नहीं, ऐसा नहीं है, पहले तुम हमारे देश को आज़ाद करो तब हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। तो सब लोग जान रहा था इसकी कमजोरी, सबसे ज़्यादा कमजोरी अभी ही है, क्योंकि जर्मनी वाले इसकी हालत ख़राब कर दिए थे। तो उसी बीच में भारत के लोगों को मौका मिल गया, उसी बीच में, और इसकी कोई भी मदद नहीं की गई। और इसी बीच में भारत के लोगों को मौका मिल जाता है और गांधी जी पूरी तरह से तैयार होते हैं और 1942 में अपना रॉकेट छोड़ देते हैं। अरे वो आज वाला रॉकेट नहीं, वो अपना आंदोलन वाला गांधी जी रॉकेट छोड़ते हैं। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। जहां भी अंग्रेज दिख जाए, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन। पूरी तरह से 1942 में गांधी जी का ये आंदोलन छिड़ता है। बूढ़े बच्चे जवान पूरे देश में तहलका मच जाता है और अंग्रेज पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई मदद नहीं मिलता है और वो भारत छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इसी बीच में ध्यान से देखेंगे 1946 में कैबिनेट मिशन आ जाता है, कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है कब? 1946 में। और इसी बीच में जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं भारतीय, ये भारत के प्रथम भी होते हैं और अंतिम भी होते हैं, प्रथम और अंतिम गवर्नर, भारतीय गवर्नर जनरल जो बनते हैं वो होते हैं सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ये बनाए जाते हैं। और फाइनली 14 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद कर दिया जाता है। लेकिन 14 अगस्त को सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो मुस्लिम लीग होता है, ध्यान से देखेंगे, मैं मिटा रहा हूं, आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। जो 14 अगस्त 1947 को पूरा देश पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सामने दो चुनौतियां होती हैं और मुस्लिम लीग अपनी बात पे अडिग होती है और ये कहती है कि हमें अपना अलग मुल्क चाहिए। मुस्लिम लीग बोलता है हमें अपना अलग देश चाहिए
अब ध्यान से देखेंगे यहीं पर जन्म होता है किसका, अभी देखिए ध्यान से। मुस्लिम लीग अपने देश की मांग करता है और पाकिस्तान अपने हिस्से में देश बना लेता है। कौन सा देश बनाता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान ये देश बना लेता है और हमारा भारत भारत ही रहता है। ध्यान से देखिए यहाँ भारत का जन्म नहीं हुआ, यहाँ जन्म किसका होता है, पाकिस्तान का। अब ध्यान से देखिए जिसका जन्म होता है उसका अंत भी होता है, लेकिन अपने भारत का कोई जन्म नहीं हुआ, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान कब बनता है, 14 अगस्त 1947 को। इसीलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना क्या बनाता है, स्वतंत्रता दिवस। इसको अपना हैप्पी बर्थडे मनाना चाहिए। कब पैदा हुआ था, 14 अगस्त को। इसलिए ध्यान से देखेंगे अगर ये पैदा हुआ है तो ये एक दिन मरेगा भी। क्या होगा, मरेगा। क्लियर है, क्योंकि यही सबसे आग करता है, जब देखो तब इसको बैठे सुधे रहाइश नहीं होती है। तो चलिए, तो भारत पूरी तरह से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है और आज़ाद होने के बाद अंग्रेज पूरी तरह से भारत छोड़ने को तैयार होते हैं, लेकिन कहते हैं कि अभी मैं छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि हम छोड़ के जाएंगे तो कोई दूसरा देश आकर शासन करने लगेगा, इसलिए आप अपना नियम कानून बनाओ, हम आपके भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र करने के लिए तैयार हैं। तो हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है, अंग्रेज की गुलामियों से छुटकारा पा जाता है, उनकी बेड़ियों से छुटकारा पा जाता है और अपना नियम कानून बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और हमारा जो संविधान होता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो जाता है और जो तारीख होती है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है। ये भी पूछा जाता है हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ या कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1950 को। और इसी के बाद, इसी के जस्ट 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। हमारा संविधान लागू हो जाता है। अब ध्यान से देखेंगे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। इसीलिए हम सभी लोग कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चों, स्वतंत्रता दिवस। कौन सा दिवस, स्वतंत्रता दिवस। अब ध्यान से देखेंगे 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या बना, गणतंत्र बना, इसलिए हम सभी लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्लियर हो गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे लाल किला पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखेंगे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस हुआ और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस हुआ। बोलो भारत माता की जय।